हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। दोस्तों, केमिकल बॉन्डिंग के पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की है, दैट इज़ फॉर्मल चार्ज एंड द लुईस स्ट्रक्चर और यू कैन से लुईस रिप्रेजेंटेशन। और उसकी कहीं सारी प्रैक्टिस करनी है, बट अभी वो बाकी है। आगे के लेक्चर में, जूम लेक्चर में हम उसको किसी तरह से एडजस्ट करेंगे। ओके, अभी दोस्तों इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो बेस फॉर द एनी स्ट्रक्चर और वी कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द एनी कंपाउंड्स। एकदम बेसिक पैरामीटर से किसी भी स्ट्रक्चर की बात करो, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग, तो कितने पैरामीटर ध्यान में रखने पड़ेंगे। व्हाट इज़ द हाइट, व्हाट इज़ द लेंथ, व्हाट इज़ द विड्थ, ओके, कितने रूम बनने चाहिए, कितने बेडरूम बनने चाहिए, कितने टॉयलेट होने चाहिए, कितनी हाइट तक हम सीढ़ी लेके जा सकते हैं, अदरवाइज कहाँ तक हम लिफ्ट एडजस्ट कर सकते हैं। दैट आर द पैरामीटर फॉर दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग। सेम टाइम दोस्तों, सम पैरामीटर्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द एनी कंपाउंड। सो बेसिक स्ट्रक्चर है और उसके बारे में कहीं ना कुछ तो आपने पढ़ा ही है। एकदम नया नहीं है दोस्तों, सो बहुत ज़्यादा टेंशन यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो सम इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, इन दिस इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स दोस्तों हम जहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ बॉन्ड लेंथ। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉन्ड लेंथ। व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ? अभी दोस्तों बॉन्ड लेंथ की बात करें तो आपने रेडियस के लिए बॉन्ड लेंथ इन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, बट फिर भी अगर हम बात करें दोस्तों, सपोज दिस इज़ फर्स्ट मॉलिक्यूल एंड दिस इज़ सिंगल मॉलिक्यूल, और इन दोनों के बीच में सर कोई बॉन्ड बना है। सो आप ये कह सकते हो दी लेंथ और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू सेंटर इज बॉन्ड लेंथ। अगर दोस्तों आप इस तरह से आंसर देना चाहते हो, देन योर आंसर इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है दोस्तों? बिकॉज अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ बॉन्ड स्ट्रेचिंग। ऐसे तो ये बॉन्ड स्ट्रेचिंग आप एडवांस में अगर चाहो तो थोड़ा बहुत टॉपिक आएगा, अदरवाइज यू विल स्टडी दिस टॉपिक इन दी मास्टर्स ऑफ द केमिस्ट्री, दैट इज़ बॉन्ड स्ट्रेचिंग। अभी बॉन्ड स्ट्रेचिंग क्या है? एग्जैक्ट बॉन्ड स्ट्रेचिंग। सपोज दोस्तों हमने आगे कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा है, इसलिए अगर कोवेलेंट बॉन्ड में अगर मेरे को बात करनी है Cl2 की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट Cl2, सपोज दिस इज Cl2, Cl1 एंड Cl2, और यहाँ पे दोस्तों हम इस तरह की बात कर सकते हैं, सर यहाँ पे जो ये फर्स्ट Cl है उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन, सेकंड Cl 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। सो ये Cl हो गया। सो ये डिस्टेंस बिटवीन बोथ Cl इज नोन एज अ बॉन्ड लेंथ। अगर आप ऐसा कहोगे तो ये इनकरेक्ट क्यों है दोस्तों? बिकॉज सपोज ये बॉन्ड है और ये दोनों के एंड पे एक Cl मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग दो स्ट्रेचिंग हो सकते हैं। एंगुलर भी हो सकता है एंड परपेंडिकुलर भी हो सकता है। स्ट्रेचिंग मीन्स ये दोनों Cl एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, दूर जाते हैं, नज़दीक आते हैं, दूर जाते हैं। दैट इज़ बॉन्ड स्ट्रेचिंग, लीनियर बॉन्ड स्ट्रेचिंग। ऊपर नीचे भी हो सकते, दैट इज़ एंगुलर बॉन्ड स्ट्रेचिंग। अभी ये एंगुलर एंड लीनियर बॉन्ड स्ट्रेचिंग, इससे रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाला नहीं है। बट यहाँ पे दोस्तों पर्टिकुलर हम ये नहीं लिख सकते दैट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कोवेलेंट बॉन्ड से कंबाइन होकर जुड़े हुए हैं, इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है दैट इज़ बॉन्ड लेंथ। वो हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि एक फिक्स डिस्टेंस पे ये दोनों सेटल नहीं है, ये कंटिन्यू लीनियर एंड अप एंड डाउन हो रहे। सो ये डिस्टेंस तो यही है, बट दोस्तों अगर आप सपोज एवरेज, एक देयर इज़ वन कंडीशन दैट इज़ एवरेज। सपोज ये दोनों सेल कंटिन्यूस आगे पीछे हो रहे, सो पर्टिकुलर कोई एक रेंज ऐसी होगी जहाँ पे वो मैक्सिमम टाइम तक रहते हैं ड्यूरिंग दी स्ट्रेचिंग। जहाँ पे दोस्तों एक दूसरे के साथ मैक्सिमम टाइम तक जहाँ पे मिलते हैं, सपोज ये पॉइंट पे आगे आने के साथ भी यहाँ पे है और पीछे जाते तब भी यहाँ पे है। रिपीट, सपोज हम इस तरह से सपोज करें, ये पॉइंट है, आगे आते पीछे आते सभी बार यहाँ पे तो है। सो इस तरह का एक पॉइंट यहाँ पे भी होगा, और जब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे है तब ये दोनों के सेंटर का भी डिस्टेंस है, दैट इज़ डिस्टेंस इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ज़्यादातर टाइम में वो वहीं पे है। सो अगर आप ये लिखते हो दोस्तों, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज नॉन एज अ बॉन्ड लेंथ, दैट इज़ रॉन्ग। बट डिस्टेंस बिटवीन दिस टाइप्स ऑफ टू एलिमेंट ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब जो बॉन्ड स्ट्रेचिंग की मैं बात कर रहा था, वो बॉन्ड स्ट्रेचिंग का इक्विलिब्रियम स्टेज हो, तभी का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नॉन एज अ बॉन्ड लेंथ। सो
राइट डेफिनेशन इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। समझ में आ गया? खाली डिस्टेंस अगर आप बताते हो देन यू आर रॉन्ग, डिस्टेंस ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे सपोज आपको यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल दिख रहे हैं और दोनों की अगर साइज़ की बात करो, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन साइज। एक एटम कैसा है जिसकी साइज़ कम है, दूसरे की साइज़ ज़्यादा है। सो इस तरह के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और CL सिमिलर साइज वाले मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। बहुत पॉसिबिलिटीज आर देयर। अभी दोस्तों सपोज हम ये सपोज करें ये कोवेलेंट फॉर्म में है, यहाँ पे जो बॉन्ड है दैट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बॉन्ड इज देयर। इफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बॉन्ड इज देयर देन दोस्तों हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो टोटल बॉन्ड लेंथ है दैट इज नोन एज अ कैपिटल आर। दैट कैपिटल आर इज सम ऑफ दी RA, रेडियस ऑफ दी स्मॉलर मॉलिक्यूल प्लस रेडियस ऑफ दी बिगर मॉलिक्यूल। सर ये एग्जैक्टली हम कैसे काउंट कर पाएंगे? अगर कोई मेजर टेप लेके बैठ जाए, चल भाई तू इधर आ जा, तो कोई भी मॉलिक्यूल हो इधर आ जा, तेरी बॉन्ड लेंथ मेरे को मेजर करनी है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दे आर वेरी 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 स्मॉलर इन साइज। इतनी स्मॉल के दोस्तों हम उसको आंखों से देख भी नहीं सकते। सो अगर ये डिस्टेंस हमको मेज़र करना है देन कंपलसरी हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोस्तों हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से ही इसको मेज़र कर सकते हैं। सो इन अ सिंपल लैंग्वेज इट इज़ मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक्स। X-ray diffraction as well as electron diffraction technique is useful to measure the bond length, is useful to measure the radius. अभी दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा जो टॉपिक आने वाला है दैट इज़ द रिपीटेशन ऑफ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में दोस्तों आपने कोवेलेंट रेडियस क्या है ये पढ़ा था, वान डेर वाल्स रेडियस क्या है वो भी आपने पढ़ा था। दोनों की बात करते हैं, कोवेलेंट रेडियस की भी और वान डेर वाल्स रेडियस की भी। बट अगर हम कोवेलेंट रेडियस की बात करें और वो कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे है? दो सिंपल मॉलिक्यूल में, दो क्लोरीन के बीच में, दो हाइड्रोजन के बीच में, दो नाइट्रोजन के बीच में, दो ऑक्सीजन के बीच में, दो बोथ एटम आर सिमिलर। अगर दोनों एटम दोस्तों सिमिलर है तो हम ये कह सकते हैं दिस डिस्टेंस इन द इक्विलिब्रियम स्टेज इज बॉन्ड लेंथ एंड हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज नॉन एज अ रेडियस। इसको हम रेडियस कह पाएंगे। कभी इसको हम रेडियस कह पाएंगे, बॉन्ड लेंथ बाई 2 इज नॉन एज द रेडियस। कोवेलेंट रेडियस कह पाएंगे सर जब उसके बीच में पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड हो, दैट इज फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड कंडीशन वो सिंपल कॉमन मॉलिक्यूल के ही दोनों एटम होने चाहिए, कॉमन एलिमेंट के ही दोनों एटम होने चाहिए, बोथ क्लोरीन और बोथ ब्रोमीन और बोथ आयोडीन और बोथ हाइड्रोजन। ये हो सकता है। अगर इफ दे आर डिफरेंट इन साइज तब तो हम इसके भरोसे ही हमारा काम आगे चलेगा। सो ये कोवेलेंट रेडियस अभी आपका आ गया। दो क्लोरीन मॉलिक्यूल है, सपोज दिस आर टू क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड द डिस्टेंस बिटवीन the center of these two chlorine molecule in a equilibrium state, it is measured by these types of technique and the value is, the given value is 198 picometer। कितनी है दोस्तों ये वैल्यू? 198 पाइकोमीटर है। अगर ये 198 पाइकोमीटर है, दोनों में कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों एलिमेंट दोनों एटम एक ही एलिमेंट के है, देन वी कैन से दिस रेडियस इज हाफ ऑफ बॉन्ड लेंथ and this radius is also known as a covalent radius. So I can write R covalent radius, R is equal to radius, but किस तरह की covalent radius? That is bond length by 2. Bond length is 198 divided by 2 is equal to 99 picometer. दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्लोरीन। ये कौन सा एग्जाम्पल है? Cl2 में क्लोरीन का एग्जाम्पल है दोस्तों। किसी भी मोलिक्यूल में सर सिमिलर यही बॉन्ड लेंथ आएगी, दैट इज़ नॉट राइट और रॉन्ग रहेगा दोस्तों। अगर आप क्लोरीन की बात करते हो, Cl2 की बात करते हो, देन योर कोवेलेंट रेडियस इज़ 198 पाइकोमीटर बाई 2। अगर दोस्तों ये टॉपिक की बात करें, हम बहुत ही जल्दी कोवेलेंट तक पहुँच गए, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। एट द सेम टाइम उसके साथ दोस्तों एक और चीज़ हमको ये ऐड करनी पड़ेगी कि बहुत बड़ा टॉपिक है, बट राइटिंग प्रोसेस भी ज़्यादा है। कहीं कितना ज़्यादा हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जो मैंने जितना ओरली समझाया वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, बट हमने यह नहीं लिखी है। तो आपको पता है, अगर वो एक बार अंडरस्टैंडिंग है आपके दिमाग में तो उसको कैसे लिखना है वो PDF तो आपको मिल ही जाएगी। सो नॉट टू वरी।
चलो दोस्तों, ये बात होगी कोवेलेंट रेडियस की। अपने साथ ही साथ वही चैप्टर में वान डेर वाल्स रेडियस भी पढ़ी थी। वान डेर वाल्स रेडियस, उसका भी यहाँ पे दोस्तों रिवीजन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोरीन मॉलिक्यूल ऑफ द टू क्लोरीन एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, टू क्लोरीन एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, दैट इज बॉन्ड लेंथ, और उसका जो हाफ रहेगा दैट इज कोवेलेंट रेडियस। बट ये पूरा Cl2 मॉलिक्यूल है, दिस इज होल Cl2 मॉलिक्यूल, और ये दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है, ये तीसरा Cl2 मॉलिक्यूल है। सो ये दोस्तों Cl2 मॉलिक्यूल्स है। दिस Cl2 मॉलिक्यूल्स, उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज अ इंटर मोलिक्यूलर डिस्टेंस, और वी कैन से इंटर मोलिक्यूल डिस्टेंस बिकॉज दे आर molecules. Cl2 is a molecule of 2 chlorine Cl2, ऐसा एक Cl2, दूसरा, तीसरा, चौथा, कई सारे हो सकते हैं। सो ये एक से ज़्यादा Cl2 मोलिक्यूल के जो बीच का डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नॉन एज अ इंटर मोलिक्यूलर डिस्टेंस। सो सपोज ये एक Cl2 मोलिक्यूल है और ये दूसरा Cl2 मोलिक्यूल है। सो इन दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नॉन एज अ इंटर मोलिक्यूलर डिस्टेंस। अभी दोस्तों ये इंटर मोलिक्यूलर डिस्टेंस है, उसका अगर आप हाफ लोगे, जिस तरह से यहाँ पे हमने ये डिस्टेंस का लिया था, दैट इज वान डेर वाल्स रेडियस। अगर दोस्तों ये लेंथ फॉर पर्टिकुलर फॉर द एग्जांपल ऑफ दिस Cl2, दिस डिस्टेंस इज 360 पाइकोमीटर। I repeat, this distance is how much? 360 picometer. So radius उसकी हाफ हो जाएगी। So radius is 360 by 2 is equal to 180 picometer. That is van der Waals radius for the, I repeat, van der Waals radius for the Cl2। ये दोस्तों पूरा कंसेप्ट हमने पढ़ा on the basis of Cl2। ऐसा नहीं है कि हमारे पास Cl2 एक ही एग्जाम्पल है, बट हमने यहाँ पे जो बेस लिया दैट बेस इज Cl2। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड एक और टॉपिक हम पढ़ने वाला है दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी और उसका बॉन्ड लेंथ से क्या रिलेशन होगा? सर बॉन्ड एंथैल्पी इट मीन्स बॉन्ड एनर्जी, इट मीन्स ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ये बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। सो इन दोनों का रिलेशन हम पर्टिकुलर देखेंगे दोस्तों, इन दोनों का रिलेशन आई रिपीट हम डिस्कस करेंगे, बट कब करेंगे? जब हमको बॉन्ड, जैसे अभी बॉन्ड लेंथ पता चल गई, उसी तरह से बॉन्ड एंथैल्पी और वी कैन से बॉन्ड एनर्जी भी ठीक से मालूम हो, तभी उन दोनों का रिलेशन हम ठीक से डिस्कस कर पाएंगे। अभी बाकी आप इतना तो बोल ही दोगे, सर जितना ये बॉन्ड बड़ा है, जितना ये बॉन्ड बड़ा है उतना डिस्टेंस ज़्यादा है, जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना बॉन्ड उसकी वीकनेस ज़्यादा, और जितनी वीकनेस ज़्यादा उसको तोड़ने के लिए हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज दोस्तों मेरे पास कोई चौक है, दिस इज़ नॉट मार्कर, सपोज दिस इज़ अ चौक, वाइट चौक, और इसको इस इतनी लेंथ का है और इसको मेरे को ब्रेक डाउन करना है। मैं इस तरह से थोड़ा प्रेशर दूंगा, इजीली ये ब्रेक हो जाएगा बिकॉज लेंथ इज़ मोर। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, आई रिपीट, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना वीक होगा, उसको ईजिली तोड़ पाओगे। सो बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा उतनी बॉन्ड एंथैल्पी कम। सो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या आएगा? एंटी प्रोपोर्शनल आएगा। जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी कम, या फिर जितनी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा इट मीन्स यहाँ पे लेंथ कम होगी। अभी दोस्तों इतना चौक था, दूसरा इतना चौक है, इसको भी सिमिलर वे में ब्रेक डाउन करना है। आप बहुत सारी एनर्जी इम्प्लांट करोगे तब इसको तोड़ पाओगे। सो आपको ये पता होना चाहिए, जितना बड़ा बॉन्ड उतना वीक, जितना छोटा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग। बड़े को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, छोटे को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो अभी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे दोस्तों बीच में हमने एक छोटा सा और एक टॉपिक ले लिया है, दैट इज़ बॉन्ड एंगल। दैट इज़ बॉन्ड एंगल। दोस्तों आपने ठीक से अगर पढ़ा होगा इन दी लुईस स्ट्रक्चर, तो लुईस स्ट्रक्चर में हमने पर्टिकुलर बात की थी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पेयर्स आर देयर, लोन पेयर एंड दी बॉन्डिंग पेयर। दोस्तों किसी भी मॉलिक्यूल में 2 नियरेस्ट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर पेयर हो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नॉन एज अ बॉन्ड एंगल। सपोज अगर हम बात करें CH4 की, तो CH4 का एक्चुअल स्ट्रक्चर किस तरह से होगा पहले हम 3 डायमेंशन में देखते हैं। सपोज दोस्तों यहाँ पे है, आई रिपीट, ऑन दिस सेंटर ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये फर्स्ट बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन है, सेकंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, थर्ड यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, फोर्थ यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। किसी भी 2 नियरेस्ट
आई रिपीट, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। दोस्तों अगर आप किसी भी, अगर ये इस तरह से लिखो तो अभी सिमिलर वहाँ पे स्ट्रक्चर होने वाला है। सो चारों की चारों पेयर है, वो चारों की चारों पेयर कैसी है, बॉन्डिंग पेयर है। सो इनमें से किन्हीं दो पेयर जो एक दूसरे की नज़दीक में है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज़ नोन एज अ बॉन्ड एंगल। यहाँ पे दोस्तों बॉन्ड एंगल आपको दिख रहा है 109.5। सर बॉन्ड एंगल को हम पॉइंट में नहीं बोल सकते, डिग्री, मिनट इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर सेकंड इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों केमिस्ट्री में मैं इसको पॉइंट से ही डिस्क्राइब करूँगा। दिस इज़ 109.5, बट आपको आपकी जो भी फिजिकल टर्म है, आप इसको डिग्री बोलते हो, मिनट बोलते हो, सेकंड बोलते हो, XYZ जो भी बोलते हो वही टर्म में याद रखना है। बट अगर मैं बात करूँ बॉन्ड एंगल की और वहाँ पे मैं पॉइंट इस तरह से डिस्क्राइब करता हूँ, इट मीन्स आपको समझ जाना है 109.5 इज़ नॉट एक्चुअली 109.5। अगर बॉन्ड एंगल है तो इसी तरह से होगा। ओके, सो ये दोस्तों दोनों नज़दीक की बॉन्डिंग पेयर, आई रिपीट, ये दोनों बॉन्डिंग पेयर, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ऊपर भी एक, नीचे भी एक। सो आई मीन टू से ये दोनों ऑर्बिटल है, ये दोनों ऑर्बिटल कैसी ऑर्बिटल है, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। अभी यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वाली जो ऑर्बिटल है, उन दोनों के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज नोन एज अ बॉन्ड एंगल। सो द एवरेज एंगल between the orbitals containing bonding electron pairs around the central atom in a molecule। सिंपल, जो बात मैंने बताई वो इन दी टर्म्स ऑफ डेफिनेशन आई। दोस्तों अभी आगे यही चैप्टर में हमें एक टर्म बढ़ने वाला है, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आई मीन टू से आपने कभी ना कभी एक वर्ड सुना होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस आर देयर। सो ये हाइब्रिडाइजेशन वर्ड आपने पढ़ा होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं सुना होगा, वो पढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर केस में दोस्तों अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट, लिथियम से लेकर हम नियोन तक की बात करते हैं, उसमें से ज़्यादातर पी ब्लॉक एलिमेंट, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ज़्यादातर केस में यहाँ से दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन होने की पॉसिबिलिटी इन सब में। जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा, उनका एक्चुअल जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। सपोज दोस्तों आपने ये पढ़ा था, सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एंड दिस इज वाई सपोज, तो यहाँ पे जेड पे होगी दैट इज़ पी जेड, जो एक्स पे है दैट इज़ पी एक्स, एंड जो जेड पे है, सॉरी वाई पे है दैट इज़ पी वाई। ये आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 का लास्ट पोर्शन में आपने यही पढ़ा था। सो अगर आप यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करो, इफ दिस इज़ पी एक्स देन दिस इज़ पी वाई, तो बॉन्ड एंगल बिटवीन बोथ दिस इज़ 90। यहाँ पे दोस्तों वही ऑर्बिटल से ये हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, बट फिर भी वो 90 चेंज होकर 104.5 हुआ। सिमिलर है, सिमिलर पी ऑर्बिटल्स आर देयर, बट फिर भी यहाँ से 90 से लेके 109.5 तक पहुँचा। ये सभी एग्जाम्पल्स, दिस इज CH4, H2O, एमोनिया, ये सभी में आप दोस्तों अगर बात करो, जो सेंटर एटम है, यहाँ पे सेंटर एटम इज नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन, वो पीरियड नंबर 2 से है दोस्तों। मैं आगे शायद ऑर्बिट वर्ड यूज़ कर रहा था पीरियड समझने, दे आर फ्रॉम द पीरियड नंबर 2। अगर दोस्तों पीरियड नंबर 3 से बात करें, कहाँ से शुरू होगा, पोटेशियम कैल्शियम से, और उसके पी ब्लॉक से जितने भी एलिमेंट आते हैं, अगर उसकी बात करें दोस्तों, तो वहाँ पे हम सिलिकॉन की बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, सल्फर की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो ज़्यादातर केस में वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे, जो यहाँ पे हो रहा है। ये बॉन्ड एंगल 90 था, 90 से चेंज होकर इतना हो रहा है, 104.5 हो रहा है, 109.5 हो रहा है, बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट वी विल डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। बट बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट इज़ कन्फर्म थिंग, बॉन्ड एंगल इतना चेंज हो रहा है। बट अगर दोस्तों हम बात करें कंपाउंड फ्रॉम दी चैप्टर पीरियड नंबर 3, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, तो अगर उसके कंपाउंड देखेंगे तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल में इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ये 90 से इतना चेंज हो रहा है, वहाँ से 90 से चेंज होगा थोड़ा बहुत,
90 से 91 हो सकता है, 90 से 92 हो सकता है, या फिर 87 हो सकता है, 88 हो सकता है, बट उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा है। डायरेक्टली इसका जो बॉन्ड एंगल था 90, वही एंगल के साथ ही वो कंपाउंड बनाएगी। वो भी दोस्तों हम आगे पढ़ने वाले हो, जिसकी अभी मैंने बात की, दैट इज ट्रेगो रूल। मैंने ना ही उसको बोर्ड पे दिखाया है, ना ही उसको दिखाने वाला हूँ अभी के लिए, बट दैट ट्रेगो रूल इज इम्पोर्टेंट फॉर दी JEE एडवांस, और वी कैन से एडवांस लेवल एग्जाम फॉर दी बायोलॉजी स्टूडेंट्स ऑल्सो। उसके लिए काम किए, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट हमको इतना पता होना चाहिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, दे आर फ्रॉम दी पीरियड नंबर 2 सेंटर एटम्स। वहाँ पे बॉन्ड एंगल इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है। बट अगर हम बात करें ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट की, उसके पर्टिकुलर P ब्लॉक एलिमेंट की, तो इतना ज़्यादा बॉन्ड में चेंज नहीं होगा। दैट इज ट्रेगो रूल, उसकी डिस्कशन होगी बट लास्ट में। ओके, नाउ फाइनली अप टू द बॉन्ड एंथैल्पी। व्हाट इज एक्चुअल बॉन्ड एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड इन अ सिंपल लैंग्वेज। ये बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दैट मिनिमम एनर्जी इज बॉन्ड एनर्जी। सर बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा था, लेटाइस एंथैल्पी। सिंगुलर एक बॉन्ड तोड़ना है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। पूरे क्रिस्टल में, पर्टिकुलर इन दी आयोनिक क्रिस्टल, जितने भी बॉन्ड है सबको एकदम से बराबर से देना है, सबको तोड़ फोड़ कर देनी है, देन दैट इज लेटाइस एंथैल्पी। बट मेनली लेटाइस एंथैल्पी इज यूजफुल फॉर दी आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में ज़्यादातर उसकी यूज़ होगी। यहाँ पे हम कॉमन बात कर रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच का जो बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज नॉन एज द बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे दोस्तों लेटिस एंथैल्पी में हुआ था, Na+ और Cl- जैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, वो एनर्जी रिड्यूस करते हैं, दैट इज लेटिस फॉर्मेशन एंथैल्पी। और लेटिस एंथैल्पी क्या थी? ये लेटिस फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द लेटिस फॉर्मेशन एनर्जी रिमूव हो रही है। उतनी ही एनर्जी अगर आप रिवर्सिबल दोगे उसको, जितनी रिमूव हो रही है उतनी एनर्जी अगर आप रिवर्सिबल देते हो, तो क्या होगा सर? वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। सिंपल। तो जैसे दोस्तों आयोनिक बॉन्ड में बात की थी, यहाँ पे भी कॉमन बात होगी। कई बार दो एटम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और बॉन्ड फॉर्मेट करते, तब एनर्जी रिमूव करते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव वैल्यू। उतनी ही एनर्जी अगर आप उसको रिपीट दोगे तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, दैट इज़ बॉन्ड एनर्जी। और दूसरी एक चीज़ दोस्तों, बॉन्ड एनर्जी का सीधा रिलेशन बॉन्ड स्ट्रेंथ के साथ है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था, अगर यहाँ पे दोस्तों AB मॉलिक्यूल है एंड दिस इज़ द बॉन्ड लेंथ, और दूसरा AB मॉलिक्यूल है, दिस इज़ बॉन्ड लेंथ। अगर मैं करूँ इन दोनों को तोड़ना है इजीली, किसका बॉन्ड टूटेगा? अभी आप बोलोगे सर यही टूटेगा, क्योंकि आपने तो बताया जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उतना बॉन्ड वीक। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बॉन्ड एंथैल्पी, एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। जितनी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उतनी स्ट्रेंथ कम, इजी तोड़ पाओगे। जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम उतनी एनर्जी ज़्यादा, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दिस टॉपिक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी बॉन्ड स्ट्रेंथ। ओके, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, इट मीन्स जितना पॉजिटिव, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऑब्वियस थिंग। सो इसको पर्टिकुलर अगर डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है, व्हाट कैन वी राइट? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिटवीन द एटम्स इन द गैसियस स्टेट, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। गैसियस स्टेट, वहाँ पे लेटिस एंथैल्पी थी आयोनिक सॉलिड में, दैट इज द मेन डिफरेंट। 1 मोल तो वहीं पे था, 1 मोल यहाँ पे भी है, बट इन अ गैसियस स्टेट, सो दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी। सपोज वी हैव a H2 गैस, आई रिपीट, वी हैव a H2 गैस। H2 गैस में एक्चुअली क्या है? एक्चुअली सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इन दोनों को यहाँ से तोड़ के दो हाइड्रोजन को अगर अलग करना है, इन दोनों को यहाँ से तोड़ के दो हाइड्रोजन को अलग करना है, 1 मोल H2 में से 1 मोल H बनाना है, उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट एनर्जी इज नॉन एज अ बॉन्ड एंथैल्पी पर 1 मोल, 1 मोल के लिए। सो दैट वैल्यू इज 435.8 किलो जूल पर मोल। इतने किलो जूल होगी पर 1 मोल। सर ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, आपको ट्राई करनी है जितनी वैल्यू थियोरी के साथ रिलेटेड है, कोष्टक में दी हुई नहीं,
थियरी के साथ दे गई है दोस्तों, वो सभी वैल्यू को आपको याद रखने की ट्राई करनी है। अगर भूल जाते हो तो बड़ी बहुत प्रॉब्लम अभी के लिए नहीं है। यस, जब उसके MCQ आएंगे तब आपको पर्टिकुलर कुछ वैल्यू तो याद रखनी ही पड़ेगी। H2 में कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है? 435.8। सिमिलर दोस्तों अगर आप देखो O2 में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, इन दोनों को ब्रेक डाउन करके अलग करना है, तो एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है? 498 किलो जूल पर मोल। सो पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो आप ये बोलोगे सर O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? दैट स्ट्रेंथ इज़ मोर देन H2। H2 से ज़्यादा है, इतना तो कंफर्म हुआ। आई रिपीट, ये O2 की जो स्ट्रेंथ है दैट स्ट्रेंथ इज़ मोर देन H2। उसके साथ ये भी होगा, O2 की स्ट्रेंथ ज़्यादा, इट मीन्स O2 का बॉन्ड कितना होगा? छोटा होगा। छोटा बॉन्ड क्यों है? दैट इज़ वन मोर पैरामीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज़ बॉन्ड ऑर्डर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों उसको भी डिस्कस करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर को। ओके, देन अभी N2 को यहाँ से रिमूव कराना है। सो ये एनर्जी तो O2 से भी ज़्यादा है, दैट इज़ 946 किलो जूल पर मोल। इट मीन्स H2 में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो उससे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बॉन्ड कौन सा है? ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथफुल बॉन्ड कौन सा है? नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल कौन सा है? सर अभी आपने क्या पढ़ाया, कैसे पता चलेगा? चलो यहाँ पे H2 O2 और N2 में सीक्वेंस पता चल गया। क्या पता चला? H2 से ज़्यादा O2 का, O2 से ज़्यादा N2 का। अगर ये ज़्यादा स्ट्रेंथफुल है, इट मीन्स इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ कम होगी, इट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। सर व्हाट इज़ बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर अभी नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों दो इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे। पहली हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, एकदम ध्यान से समझना। फर्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर एंड सेकंड इज रिलेशन ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स। ये सभी पैरामीटर का एक दूसरे के साथ रिलेशन भी डिस्कस करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर भी डिस्कस करेंगे। चलो यहाँ पे अभी आपके दिमाग में इतना बैठा है सर यहाँ पे बॉन्ड लेंथ या फिर वी कैन से स्ट्रेंथ N2 की ज़्यादा है और H2 की कम है। ओके, चलो ये तो पता चला बॉन्ड एंथैल्पी इज द नीडेड एनर्जी टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल एटम्स। बट यहाँ पे तो ये डायमोलिक्यूलर एटम है, दिस इज डायमोलिक्यूलर, दिस इज डायमोलिक्यूलर। व्हाट अबाउट पॉलीमोलिक्यूलर? एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हो तब क्या? सपोज दोस्तों इफ़ यू टॉकिंग अबाउट H2, अगर हम H2O की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा? एक हाइड्रोजन और एक OH बनेगा। पहले यह बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन एंड OH, फिर यह बॉन्ड भी टूटेगा और उसके बाद क्या मिलेगा हमको? तो एट दी एंड हमको ये मिलेगा 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड, यहाँ पे एक से ज़्यादा है। चलो ये तो एग्जाम्पल हुआ H2O का। इफ यू टॉकिंग अबाउट मीथेन, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, तब क्या होगा? ये बॉन्ड के लिए भी एनर्जी, इसके लिए भी एनर्जी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। और ये चारों की चारों सिमिलर नहीं होगी दोस्तों, वो अलग अलग होगी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई चार्ज डिफरेंस होगा जब एक मॉलिक्यूल दूर होगा, उसकी वजह से। तो चलो ये H2O के एग्जाम्पल से पढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं H2O में ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहूँ, फर्स्ट बॉन्ड H और OH अलग निकालना चाहूँ, तो OH की बॉन्ड ब्रेकिंग एंथैल्पी और वी कैन से बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी होगी? बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑल आर कॉमन। हमको कौन सी फाइंड आउट करनी है? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने की जो एनर्जी है वो हमको कैलकुलेट करनी है। वो कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग दो आपको ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं। फर्स्ट मैंने तोड़ा, उसके लिए मेरे को जो एनर्जी देनी पड़ी दैट इज़ 502 किलो जूल पर 1 मोल। और दूसरा जब मैंने ब्रेक किया तब थोड़ी कम देनी पड़ी, दैट इज़ 427 किलो जूल पर मोल। सो एक्चुअली दोनों की अलग अलग थी, बट दोनों की अलग अलग कभी एग्जाम में नहीं आएगी, एग्जाम में आएगी एवरेज। सो व्हाट इज़ एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी? सर एवरेज एंथैल्पी इन दोनों का सम करके उसको 2 से डिवाइड कर दो। सो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द OH बॉन्ड इज
502 + 427 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 464.5 किलो जूल पर मोल। सो अभी आपको दोस्तों बॉन्ड एंथैल्पी भी मालूम है और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या है वो भी मालूम है। अगर दोस्तों यहाँ पे मीथेन की बात करते तो हम क्या करते हैं, कार्बन से फर्स्ट हाइड्रोजन रिमूव किया CH बॉन्ड की, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। कार्बन के साथ रहे चारों के चारों हाइड्रोजन अब जब उससे दूर करते हो, वो बॉन्ड ब्रेक करते हो दोस्तों, चारों बार आपको जो एनर्जी इम्प्लांट करनी पड़ेगी दैट इज डिफरेंट, द वैल्यू इज डिफरेंट। सो वहाँ पे भी हमको एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी चाहिए। देन हम क्या लिखते दी, एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर CH बॉन्ड इज, क्या लिखते दोस्तों, हमारे पास अलग अलग 4 वैल्यू होती, 4 वैल्यूज आर देयर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। Sum of that 4 value divided by 4 that is the average bond dissociation enthalpy or bond enthalpy for the CH bond, that is average bond enthalpy। दोस्तों ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर के साथ इन सब का इंटरनल रिलेशन क्या है वो भी डिस्कशन करेंगे। कई सारे MCQ है जो इन सब के इंटर रिलेशन से ही सॉल्व हो पाएंगे। सो ये सभी चीज़ हम पढ़ेंगे बट इन दी नेक्स्ट लेक्चर। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।